डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के 22वें दीक्षांत समारोह में हम सबके आग्रह को स्वीकार करके आज कन्वोकेशन में जिन्होंने मार्गदर्शन किया, प्रोफेसर सुधीर कुमार जी, हमारे डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जितेंद्र हजारिका जी, अभी जिन्हें टीएससी और डिलिट मानव उपाधि से सम्मानित किया, ऐसे सम्मानीय व्यक्तिगण, सम्मानीय सदस्य, संकायगण, विश्वविद्यालय के कर्मचारीगण, रजिस्ट्रार महोदय, सभी विद्यार्थी भाइयों और बहनों, पधारे हुए सभी अभिभावकगण, मीडिया के सभी साथीगण और आज इस कार्यक्रम में शिक्षा को समर्पित सभी विभूतियाँ, मैं आप सबको अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। अभी आपने प्रोफेसर सुधीर कुमार जी को सुना। ये बिग पिलानी एक बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में स्थित संस्था है। कई बार आप और हम सोचते हैं कि ग्रामीण पर बच्चा जाएगा कैसे और पढ़ेगा कैसे, लेकिन जब उसका स्तर अच्छा होता है तो सारा देश बिग पिलानी में जाने की इच्छा रख करके उसमें एडमिशन प्राप्त करता है। उसके आप आज हमने कन्वोकेशन भाषण के लिए आपको बुलाया, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं कुलपति महोदय जो स्वस्थ होकर आए हैं, प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी और अधिक स्वस्थ होकर के इस ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय को देश और दुनिया में और ख्याति दिलाने का प्रयास करें। आज डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय का 22वां दीक्षांत समारोह और ये यात्रा प्रारंभ हुई 1965 से। मैं सोचता हूँ ये विश्वविद्यालय कितना भाग्यशाली है जिनके आज इन बच्चों को अपन उपाधि वितरण कर रहे हैं। इसके पहले हजारों बच्चों ने यहाँ से शिक्षा लेकर के जो कुछ उन्होंने जीवन में यहाँ से प्राप्त किया, उससे आज देश और दुनिया की सेवा कर रहे हैं। इतने भाग्यशाली विश्वविद्यालय को और इसमें रहे हुए सारे अध्यापकों को, चाहे वो आज इस दुनिया में है या नहीं है, उनकी समर्पित सेवा के कारण से इस विश्वविद्यालय ने जो ऊंचाई छुई है, आज उन सबको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। उन सबको एक तरह से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस विद्यालय को इस ऊंचाई पर लाए। और मैं सोचता हूं ये नॉर्थ ईस्ट का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में से 2 में से एक है और भगवान की कृपा से इसने आज भी नॉर्थ ईस्ट में एक अच्छे विश्वविद्यालय के रूप में अपनी पहचान बनाई हुई है। निश्चित रूप से इसके लिए मैं सभी बंधुओं को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वास्तव में ये जो दीक्षांत समारोह ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा उत्सव होता है, क्योंकि स्कूल में कोई दीक्षांत समारोह होता नहीं, विश्वविद्यालय में आकर के ये दीक्षांत समारोह होता है। पर इस दीक्षांत समारोह के लिए सबसे पहले धन्यवाद तो उन बच्चे और बच्चियों को देता हूँ जिन्होंने अपनी लगन, मेहनत और परिश्रम के कारण से आज इस उपलब्धि को हासिल कर रहे हैं। सबसे पहले मैं उनको अपनी ओर से शुभकामना देता हूँ। मैं शुभकामना देता हूँ आपके अभिभावकों को, क्योंकि मैं भी कभी विश्वविद्यालय में पढ़ा था। जब विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं तो माता पिता किस प्रकार का कष्ट झेल करके भी अपने जीवन में सब प्रकार की चुनौतियों को स्वीकार करके भी अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो वास्तव में आप जो सब यहाँ अध्ययनरत और आज डिग्री प्राप्त कर रहे हो, उनके अभिभावकों को नमन करता हूँ, उनकी सोच को नमन करता हूँ कि उन्होंने आपको इस विश्वविद्यालय में एडमिशन दिला करके आज इस योग्य बनाया कि आप डिग्री लेकर के और इस उत्सव को इतना गौरव प्रदान कर रहे हो। पर ये सारी डिग्री का वितरण और आपको जो कुछ भी गोल्ड मेडल और जो कुछ भी मिला है ना, उसको दिलाने वाले तो ये गुरुजन है जिन्होंने आपको पढ़ाया। सच में आज आप सब शिक्षकों को नमन करता हूँ
कि आपकी लगन, आपकी निष्ठा और आपके समर्पण के कारण से ये कल का भारत जो तैयार हुआ है उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है। मैं आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करके आपका स्वागत करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि बड़े लंबे समय के बाद न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जिन विद्वानों ने भी तैयार की, उन सब की मंशा है भारत को दुनिया का नंबर 1 का देश बनाने का। और मैं सोचता हूँ कि 2017 से प्रयत्न शुरू हुआ और 2020 में ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई। ये केवल ज्ञान की दृष्टि से आपको परिपूर्ण नहीं करती है, तो ये गुणों की दृष्टि से भी परिपूर्ण करने का प्रयास करती है। ये पहली ऐसी एजुकेशन पॉलिसी आई है जिसने रिसर्च पर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित किया है। और मैं सोचता हूँ कि स्किल को जिस तरह से बच्चे के जीवन का पार्ट बनाने का प्रयास किया है, इसके साथ जीवन मूल्यों को सिखाने के लिए भी इस शिक्षा नीति में पूरा आधार है। मैं सोचता हूँ कि मैं इस विश्वविद्यालय को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि 2020 की एजुकेशन पॉलिसी को आपने यहाँ लागू किया। 4 साल का डिग्री कोर्स और उसका सिलेबस आपने बना दिया। और मैं सोचता हूँ कि पहली बार अगले साल आप 5 वर्षीय एकीकृत स्नातक कार्य विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम बनाने की तैयारी में आप हैं। मैं सोचता हूँ ये देश का सबसे बड़ा नेतृत्व करने का एकमात्र उदाहरण है जिस पर आप बहुत ही सफलतापूर्वक आगे बढ़ें, ऐसी मेरी आप सबसे शुभकामना है। मैं सोचता हूँ विश्वविद्यालय इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी कौशल और जीवन के जो आधार मूल्य हैं उन पर अपना ध्यान सबसे ज़्यादा केंद्रित करें। मैं सोचता हूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी चाहती यही है कि इन सब तरह से इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी कौशल विकास और जीवन मूल्यों को कैसे हम स्थापित कर सकें, ये हमारा शिक्षा का जो है भाग बने। इसके लिए आप सबको मैं अपनी ओर से शुभकामना देता हूँ। डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय को नेक में A ग्रेड मिला, उसके लिए आप सबको बधाई। लेकिन पिछली बार अपनों को B++ मिला, इसका मतलब हम एक कदम पीछे खिसके हैं। इसको चुनौती के रूप में लेकर के अगली तैयारी अपने को करनी चाहिए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आपसे उम्मीद करते हैं कि आप केवल भारत में नहीं, दुनिया के विश्वविद्यालय में अपना स्थान बना सको। इसके लिए उनकी जो इच्छा है, उस इच्छा के अनुरूप आपको अपना कदम बढ़ाना पड़ेगा। एक कदम पीछे हटे हैं, इसको 2 कदम आगे बढ़ाकर A+ कैसे आए, इसकी तैयारी आपको अभी से करनी होगी। मैं सोचता हूं कि यह विश्वविद्यालय भाग्यशाली है। G20 के 76 विश्वविद्यालयों को G20 के साथ जोड़ा, उसमें से ये डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय भी एक विश्वविद्यालय है। इसका मतलब आपको देश में नहीं, दुनिया में स्थापित करने का जो एक प्रयत्न हुआ है, उसके लिए भी आपको बहुत बहुत मेरी ओर से बधाई। और अभी आपने जैसे कहा ना कि अभी प्रधानमंत्री जी ने उच्च शिक्षा को किस रूप में वो देखना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने पूरा 5,000 करोड़ का पैकेज रखा। और उस 5,000 करोड़ का, जिसको रूसा के माध्यम से आपने कहा है, ये जो 100 करोड़ रुपया आपको मिला है, ये 100 करोड़ उसी योजना से है। सारे हिंदुस्तान में 35 विश्वविद्यालयों को देने के लिए उनका टारगेट है। अभी देश में केवल 26 विश्वविद्यालयों को ये 100 करोड़ रुपया मिला है। उसमें से नॉर्थ ईस्ट का ये एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसको 100 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ है। ये विश्वविद्यालय इसलिए भाग्यशाली है कि यहाँ के आसाम के मुख्यमंत्री ने भी आपके विकास की दृष्टि से 100 करोड़ रुपया दिया है। पैसे की कमी नहीं है, लेकिन उम्मीद ये करते हैं कि हमारे देश में हमारा विश्वविद्यालय उस ऊंचाई पे जाए जिस ऊंचाई पर देश के प्रधानमंत्री और आसाम के मुख्यमंत्री आपसे और मुझसे उम्मीद करते हैं। मैं सोचता हूँ इस दृष्टि से आप जरूर विचार करेंगे। ये जो आपका ये सारा पैसा मिला है आपको मल्टी एजुकेशन रिसर्च के लिए, तो मैं सोचता हूँ रिसर्च में वैसे भी आपका विश्वविद्यालय एक अच्छे पायदान पे है, लेकिन इसको और रिसर्च पर ये जो राशि मिली है, ये उस उम्मीद से मिली है कि आपका विश्वविद्यालय रिसर्च में कुछ और
आगे बढ़े, जिसके कारण से जिस मंशा से ये पैसा मिला है उसको हम अच्छी प्रकार से लागू कर सकें। मैं सोचता हूँ कि आर्थिक दृष्टि से विश्वविद्यालय अपने पैरों पर खड़ा हो, इसके बारे में भी अपने को प्लानिंग बनानी चाहिए। मैं सोचता हूँ सोर्सेज बहुत हैं, सोर्सेज को टैप करने की हमारी आदत हो, तो मैं सोचता हूँ आपने किया है। आपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से भी कुछ मदद लेकर के उनके और सहयोग से खड़ा होने के लिए आपने एमओयू किया है। लेकिन मैं सोचता हूँ यहाँ कम से कम चाय इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, पेट्रोलियम इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हमारे कोर्स चाय और पेट्रोलियम को कवर करते हुए कैसे बने, जिसके कारण से हम उनकी आर्थिक मदद भी लें और उसमें काम करने वाले जो लोग हैं उनका जीवन भी बेहतर बने। मैं इस क्षेत्र में 1 साल से हूँ, मुझे आज भी इस बात की पीड़ा है कि आज भी इन चाय बागानों में काम करने वाला मजदूर वो ठीक प्रकार से शिक्षित नहीं हो पाया। आज भी उनके बच्चे की शिक्षा ठीक होगी या नहीं होगी मैं नहीं कह सकता, पर मैं सोचता हूँ इस विश्वविद्यालय को निश्चित रूप से चाय बागान में काम करने वाले 20-25 बच्चों को निःशुल्क यहाँ ला करके उनको हॉस्टल की सुविधा दे करके उन बच्चे को अच्छा बनाने का प्रयत्न करें, तो मन को, आपको और मुझे संतोष मिलेगा। जहाँ अंधेरा है वहाँ हम उजाला कर सकते हैं। ये आप अपने एग्जीक्यूटिव में या बोर्ड में निर्णय लें, 20-25 बच्चों को बुलाकर जहाँ से भी आप ढूंढ सको, जिस क्वालिटी को ढूंढ सको, उनको यहाँ रखे भी सही, उनकी एजुकेशन को बढ़ा करके उनको इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से मिलेगा। मैं सोचता हूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि हम केवल जॉब मांगने वाले लोग तैयार नहीं हों, हम जॉब देने वाले कैसे बने। तो ये जो क्वालिटी है ये अगर विश्वविद्यालय में नहीं होगी तो फिर कहाँ होगी। मैं सोचता हूँ इस चुनौती को हमें स्वीकार करना पड़ेगा और हमें अपने व्यवसाय को खड़ा करने के लिए भी इसीलिए स्किल को उसके साथ जोड़ा है, उसके पीछे मंतव्य यह की है। मैं सोचता हूँ उस दृष्टि से भी आप प्रयास करें। वैसे ये विश्वविद्यालय साइंस की दृष्टि से, टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, इंजीनियरिंग की दृष्टि से और गणित की एजुकेशन, मैथमेटिक्स की एजुकेशन के लिए एक बहुत बड़ा सेंटर है और सारा नॉर्थ ईस्ट में आपकी इस दृष्टि से इन चारों फैकल्टी की एक पहचान बनी हुई है। इस पहचान को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। मैं सोचता हूँ कि जिस तरह से आपने कहा वैसे टीचर्स एजुकेशन, जो आपका फीडिंग स्कूल है, जो आपका फीडिंग कॉलेज है, उनमें भी एजुकेशन अच्छी हो, इसकी देखभाल तो यही यूनिवर्सिटी करेगी और कौन करेगा। केवल और केवल आप उनको परीक्षा देने और परीक्षा लेने के लिए, सर्टिफिकेट देने के लिए तो आपको यहाँ उनके साथ एफिलेटेड नहीं किया। आपको एफिलेटेड इसलिए किया है कि उनकी एजुकेशन जिस स्तर से आप चाहते हो उस स्तर पर एजुकेशन कैसे बने, इसके लिए चिंता आपको ही करनी पड़ेगी। आपके ही स्टाफ को और वहाँ के स्टाफ को बुला करके आपको वर्ष में सब्जेक्ट वाइज उनकी ट्रेनिंग करानी पड़ेगी, उनके सब्जेक्ट को बारे में परफेक्ट करना पड़ेगा। मैथमेटिक्स की सेमिनार होगी, साइंस की होगी, फिजिक्स की होगी, केमिस्ट्री की होगी, पॉलिटिकल साइंस होगी। जितनी फैकल्टीज आपकी हैं, हर फैकल्टी जो नीचे के आपका फीडिंग कॉलेज हैं, उन फीडिंग कॉलेज के अध्यापकों को कैसे वेल इक्विप्ड करें, इसके लिए आपको निश्चित रूप से चिंता करनी पड़ेगी। मैं सोचता हूँ कि आज जो सबकी इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी और आईडीपी, यह आज की आवश्यकता है। मैं सोचता हूँ इस आईडीपी पे भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। इसी तरह आईकेएस के ऊपर भी है ना, हम कैसे अपना ध्यान केंद्रित करें ताकि हम इसको और अच्छा बना सकें। एक मेरी जो इच्छा हमेशा रही है, मैं भी जिस विश्वविद्यालय में पढ़ा हूँ, यदि वहाँ का वाइस चांसलर कभी हम पुराने बच्चे जो वहाँ पढ़े हैं उनको साल में एक फंक्शन में बुलाएं तो हमारा मन अपने साथियों को देखकर भी उत्साहित होगा और संस्था को भी ऊपर उठाने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग करेंगे। इस भावना को जागृत करने के लिए वर्ष में एक कार्यक्रम, ओल्ड बॉयज जो यहाँ पढ़ करके गए हैं, जहाँ भी गए हैं, आपके पास सबके एड्रेस है, उनको आप सूचना भेजिए। हो सकता है उसमें से 10% लोग आएंगे, कोई चिंता की बात नहीं, पर आपके द्वारा जो मेहनत करके जो बालक बना है वो आज इतना सक्षम है कि आपकी यूनिवर्सिटी को खड़ी करने में बहुत बड़ी मदद कर सकता है। इसके बारे में भी आपको निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि आज जिन बच्चों को यहाँ पीएचडी मिल रही है, पीजी और यूजी की डिग्रियाँ मिल रही है, उनसे मैं भी ये चाहता हूँ
कि जब कभी भी अपने गुरु के यहाँ जैसे शिक्षा पूर्ण करके जब जाते थे तो गुरुदक्षिणा मांगी जाती थी। अब मैं यहाँ आपसे और कोई गुरुदक्षिणा नहीं मांगता हूँ। आपको जो कुछ सिखाया, जो कुछ पढ़ाया, जो भी काबिल बनाया, जिस काबिल बनकर के आप अपने ज़िंदगी के नए दौर में जा रहे हैं, तो आप एक बात का जरूर गुरुदक्षिणा देना है कि जिस समाज ने आपको और मुझे इस योग्य बनाया कि यहाँ बैठ करके भाषण दे रहे हैं, आप में से भी कई इसी प्रकार का कार्यक्रम करेंगे, उस समाज के प्रति भी हमारी कोई जिम्मेदारी है, क्योंकि हमको पढ़ाने में उसका योगदान है। उसके ही पैसे से ये यूनिवर्सिटी और इसके स्टाफ और सारी व्यवस्थाएं चलती है। उसके कर्जे को उतारना, यही वास्तव में एक पढ़े लिखे इंसान की सबसे बड़ी गुरुदक्षिणा होगी। मैं सोचता हूँ इसी तरह से देश के बारे में भी विचार करने का प्रयत्न करिए। केवल और केवल अपने गुजारे के लिए, अपने बाल बच्चे पालने के लिए आपको इतना पढ़ा लिखा तैयार नहीं किया। आपको पढ़ा लिखा तैयार इसलिए किया है कि हमारा देश दुनिया का नंबर 1 का देश कैसे बने, जो पहले था उसको बनाने की जिम्मेदारी इस आने वाली पीढ़ी की है। इस बात को चुनौतीपूर्व लेकर के प्रयास करिए। देश का प्रधानमंत्री बार बार एक बार कहता है कि हम हिंदुस्तान को 2047 तक जब हमारा शताब्दी वर्ष मनाएंगे तब हम विश्व गुरु थे और फिर से विश्व गुरु के रूप में स्थापित होंगे। इसका प्रयत्न हमें करना है, केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं, बौद्धिक दृष्टि से भी, ज्ञान की दृष्टि से भी, विज्ञान की दृष्टि से भी, और हमारे इन्वेशन की दृष्टि से हम कैसे बने, इसकी हमसे उम्मीद है। मैं सोचता हूँ ये पहली बार मैं राजनीति में 40-45 साल से काम करता हूँ और आपका ये विश्वविद्यालय भी 58 साल हो रहे हैं इसको पूरा बीता है। हम में से 70% लोग ऐसे हैं जो उस समय पैदा ही नहीं हुए थे। इसका मतलब समाज ने किस प्रकार का वजन उठाकर इस विश्वविद्यालय को इस स्थिति तक लाया है, वो हमसे उम्मीद जरूर करता है। उस उम्मीद को पूरा करने के लिए हम सब लोग कैसे सक्षम बने, ये मैं जो विद्यार्थी आज यहाँ से डिग्री लेकर के जा रहे हैं उनसे मैं यही गुरुदक्षिणा मांग रहा हूँ कि आप अपने ज्ञान का उपयोग अपने समाज और देश के लिए कैसे करें, इसके बारे में जरूर आप जड़े। जय आसाम, जय हिंद।